हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। एनसीईआरटी रिवीजन क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की। आज जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 5 होने वाला है। और जो चैप्टर हम करेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो हमारी चल रही थी वो फर्स्ट बुक चल रही है, ठीक है। समकालीन विश्व में राजनीति, ठीक है। और आई होप कि आपको क्लासेस ठीक ठाक लग रही होगी और मजा आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी, ठीक है। तो आइए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उसके बाद में कैसे सुरक्षा की जाएगी, सिक्योरिटी कैसे की जाएगी विश्व में लेवल पर, जो भी है। और अपने अपने देश अपनी सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठा रहे हैं, वो सभी चीजों को देखेंगे। और जिस तरीके से हमने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हमने दे दी है यहाँ पर, ठीक है। और आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं पूरा इजिली, ठीक है। और ये क्वेश्चन जितने भी बनते थे हमने चैप्टर में से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो लगभग 27 क्वेश्चन है। और इनसे क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पूरी तरीके से हमने पूरे क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। और नोट्स भी इनसे कवर हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आइए, तो आपको नोट्स जैसे खत्म होते हैं आपको इन क्वेश्चनों को करना है अटेम्प्ट, ठीक है। आ जाइए हमारा पहला टॉपिक है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए सुरक्षा क्या होती है। सुरक्षा वो होती है जो हमें बाहरी खतरे से बचाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी बाहरी आक्रमण, किसी भी बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है हमें, वो क्या होती है, सुरक्षा होती है। चलो देख लेते हैं। बुनियादी अर्थ में इसका अर्थ क्या है। सुरक्षा यानी कि खतरे से आजादी, यानी कि सुरक्षा से संबंध बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के लिए उपाय नहीं किए जा सकते हो या नहीं किए गए हो, हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। सीधी बात है। ऐसे खतरे जिनको रोका नहीं जा सकता हो, अर्थात देश की संप्रभुता पर खतरा मंडराएगा, ठीक है। देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडराएगा। तो उनको क्या बोला जाएगा, सुरक्षा। क्लियर हो गया। चलो, सुरक्षा के दो प्रकार हैं। सुरक्षा कितने प्रकार है, दो। पहला है पारंपरिक धारणा, ट्रेडिशनल, ठीक है। और दूसरा है अपारंपरिक धारणा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक एक को देख लेते हैं क्या है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा देखते हैं क्या है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा दो प्रकार की है। एक तो बाह्य सुरक्षा, ठीक है। और एक है आंतरिक सुरक्षा, देश के अंदर की सुरक्षा या ठीक है। और एक बाहरी देशों की सीमा के पार समस्या सुरक्षा, उनसे सीमा के पार के देशों से सुरक्षा प्राप्त करना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। बाह्य सुरक्षा देख लेते हैं पहले। बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का आशय राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से है। ये याद रखना लाइन, कौन सी लाइन याद रखना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से, यानी कि देश की अखंडता और एकता के ऊपर खतरा पहुंचता है बाहरी आक्रमणों से, ठीक है। तो देश की सुरक्षा की अवधारणा से है बाहरी सुरक्षा का अर्थ, ठीक है। इसमें सैन्य खतरे, इसमें कौन से खतरे, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। सेना के द्वारा आक्रमण करना, युद्ध होना, ऐसी स्थिति को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। इस खतरे का सोर्स क्या है, दूसरे देश होते हैं हमेशा। इस खतरे का सोर्स क्या होता है, दूसरे देश, यानी कि दूसरे देशों के द्वारा ही हमले किए जाएंगे। जो सैन्य हमले की धमकी देकर संपूर्णता, सॉवरेनिटी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया। दे, किसी भी देश के केंद्रीय मूल्य होते हैं, उसकी संप्रभुता, उसकी अखंडता, ठीक है। ये सब कुछ उनके उनके ऊपर क्या है, खतरा मंडराता है, खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये थी बाह्य सुरक्षा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कुछ पीवाईक्यू दे रखे हैं आपको। शांति संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प होने चाहिए, ठीक है। दो उपाय पूछा है, ठीक है। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति को रोकने के लिए कहा जाता है। 14 में पूछा, 24 में, 14 17 में पूछ रखा है पीवाईक्यू। अब सैन्य खतरे से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं वो देख लेते हैं। एक तो है सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण, रक्षा करना, ठीक है। अपरोध व सुरक्षा की नीति मैं बताऊंगा आगे। स- शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना, ये क्या है। गठबंधन बनाने का मतलब सरकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं एक एक को। सरेंडर क्या होता है। सरेंडर क्या होता है, सीधी बात है, हमने किसी के ऊपर आक्रमण किया, वो हाथ खड़े कर ले भाई हम, ठीक है।
हम झुकते हैं। तो बिना किसी युद्ध किए अपनी हार मान लेना, ठीक है, सीधी बात है। ये क्या कहलाता है? आत्मसमर्पण। दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना। और रक्षा क्या होती है? एक तो युद्ध को सीमित करना, ठीक है, अपनी रक्षा कैसे करूंगी? युद्ध को सीमित करना, युद्ध को लंबा नहीं खींचना, अर्थात युद्ध को समाप्त करना। ये इससे क्या होती है? अपने देश की सुरक्षा होती है, अपने आम जन की सुरक्षा होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, शक्ति संतुलन। दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना, ठीक है। दूसरी बात, इसे बनाने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी अपनी ताकत को बढ़ावा देना, जैसे इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजी की ताकतों को बढ़ावा देना, ठीक है, देश को मजबूत करना आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति में। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपरोध व सुरक्षा की नीति। सुरक्षा की नीति का संबंध समर्पण से होता है, ठीक है, समर्पण से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध युद्ध की आशंकाओं को रोकने से भी है। इसे क्या कहा जाता है? अपरोध। अब आपको ध्यान रखना, अपरोध क्या है? युद्ध की आशंकाओं को, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपको लगता है कि युद्ध होने वाला है, वो आशंका जताई जा रही है, ठीक है, उम्मीद है कि हाँ युद्ध हो सकता है, युद्ध को होने से पहले उसको रोक देना, ये क्या होता है? अपरोध की नीति। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। गठबंधन बनाना। गठबंधन बनाना क्या होता है? ठीक है, गठबंधन बनाना, अलायंस बनाना है। यहाँ पर गठबंधन का मतलब अलायंस, ठीक है। गठबंधन, कई देश शामिल होते हैं, यानी कि कई देश अपने 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 हितों की सुरक्षा करते हैं, अपने अपने राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करते हैं वो साथ मिलकर, जैसे आसियान हुआ, सार्क हुआ, वर्षा हुआ, नाटो हुआ, ठीक है। तो सैन्य हमले को रोकने शामिल होगा, ठीक है, इनका मकसद क्या होता है? सैन्य हमले को रोकना। क्लियर हो गया? जैसे नाटो है, नाटो में क्या होता है, एक उसकी एक प्रिंसिपल है कि एक नाटो के किसी एक देश के ऊपर से हमला होगा ना, तो वो सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे मानेंगे उसको, ठीक है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, यह ध्यान रखना, राष्ट्रीय सेल नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित होता है ये, ठीक है, और राष्ट्रीय हित बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? गठबंधन किस पर आधारित होते हैं? राष्ट्रीय हितों पर। क्लियर हो गया? और राष्ट्रीय हित बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा क्या है? बहुत ही बाह्य सुरक्षा। अब देख लेते हैं आंतरिक सुरक्षा। पारंपरिक धारणा का दूसरा रूप है आंतरिक सुरक्षा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुरक्षा के आंतरिक रूप पर दुनिया की अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त या बेफिक्र थे, ठीक है। सभी देशों ने अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ज्यादा बल नहीं दिया, परंतु शीत युद्ध के बाद उन्होंने अपनी औपनिवेशिक स्वतंत्रता को देने की समस्या सामने आई थी, यानी कि धीरे धीरे अब वो आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देने लग गए, ठीक है। नव स्वतंत्र देशों के समक्ष चुनौतियां, जो हाल ही में जो देश आजाद हुए थे, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, ठीक है। एक तो अलगाववाद की, दूसरी है अलगाववाद की, आंतरिक सैन्य संघर्ष की, और आपसी देश के बीच में गृह युद्ध, ठीक है, देशों के आंतरिक भागों में। आ जाओ नेक्स्ट। जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? सामा, समा केमिकल वेपन्स, जो आपकी ट्रीटी है, कब हुई? संधि कब हुई? ठीक है, किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, डिसआर्म्समेंट से क्या अभिप्राय है? ये सब देखते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की क्या है? नीतियां क्या है? नीतियां है, देख लेते हैं। एक तो निरस्त्रीकरण, न्याय युद्ध की परंपरा, ठीक है, आंतरिक गतिविधियां, विश्वास बहाली का उपाय, और अस्त्र नियंत्रण। एक एक को करके देखते हैं क्या है। निरस्त्रीकरण या डिसआर्म्समेंट क्या होता है? देशों के बीच सुरक्षा का तरीका है ये, ठीक है। मतलब कुछ खास किस्म के हथियार रखते हैं देश, ठीक है, कुछ खास किस्म के हथियारों का क्या करना है? त्याग करने पर क्या देते हैं? बल, ठीक है। जैसे सीधी बात है, परमाणु केमिकल और जैविक हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है ये, ठीक है। इसमें सीधी बात है, अगर देश ने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकता है, अगर, ठीक है। अस्त्र नियंत्रण क्या होता है? अस्त्र में हथियार होता है। हथियारों को विकसित करने या उनको प्राप्त करने के लिए कुछ कायदे कानूनों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। जैसे कुछ ट्रीटीज बनी हुई है, कुछ संधियां बनी हुई है, जिनके ऊपर साइन करने के बाद में आप हथियारों को मन मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि बनी हुई है, याद रखना डेट, ठीक है। सामरिक अस्त्र परिशमन संधि बनी हुई है, जिसे साल्टा कहते हैं, साल्टा टू, ठीक है। आ जाओ, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि बनी हुई है, एनपीटी,
क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। न्याय युद्ध की परंपरा क्या है? ठीक है, यह यूरोपियन परंपरा का ही क्या है, विस्तार है। यूरोपियन परंपरा का क्या है, विस्तार है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आत्मरक्षा करना, जनसंहार के बचाने हेतु, ठीक है, और साधनों का सीमित प्रयोग करना, आत्मसमर्पण हेतु शत्रुओं को नहीं मारना, ठीक है, आत्मसमर्पण जिसने शत्रु ने कर लिया उसको नहीं मारना। अंतिम उपाय बल का प्रयोग। बल का प्रयोग कब करोगे, अंतिम रूप में, लास्ट ऑप्शन रहेगा तब बल का प्रयोग करोगे। उससे पहले आप अपने देश की आत्मरक्षा, जनसंहार, साधनों का सीमित प्रयोग और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारोगे। क्लियर हो गया? ये मेजर पॉइंट है युद्ध विराम की नीति की। ठीक है, नेक्स्ट, विश्वास बहाली के उपाय। प्रतिद्वंदी देश की किसी गलतफहमी या गलफत गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा या आक्रोशित या भड़कन ना हो जाए, इससे बचने के लिए, सीधी बात है, वो गलतफहमी में होकर किसी देश के प्रति युद्ध करना ना चला जाए, तो उसको कम करने के लिए कुछ उपाय है, जैसे सैन्य टकराव, सैन्य योजना, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सब में आपसी बहाल करना चाहिए। दोनों देशों के बीच साझे आदान प्रदान होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि सैन्य टकराव, सैन्य योजना, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि आपसी विश्वास बहाली को बढ़ावा दिया जा सके और गलतफहमी को कम किया जा सके। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स के क्या है देख लेते हैं। 1972 में संधि की गई थी 155 देशों ने, ये डेट याद रखना। ठीक है, और केमिकल संधि कब की गई थी, 1992 में, ये डेट याद रखना आपको। क्लियर हो गया? डेटें याद रखना है सारी आपको। चलो आ जाओ। एनपीटी क्या है, 1968 में की गई थी। 1967 से पहले परीक्षण कर चुके देशों को परमाणु हथियार पर रखने की क्या थी, अनुमति थी। क्लियर हो गया? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, ये पूछ रखे इससे सवाल। अब इन सवालों के आंसर कब कर पाओगे, जब हम अगला टॉपिक ढंग से देखेंगे। इजिली कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स सवाल पूछ रखा है इसी थीम से, और ये थीम बार बार होती है रिपीट, आरबीएससी की फेवरेट थीम है ये। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा न केवल सैन्य खतरों को बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले अन्य व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। इसमें संपूर्ण मानवता की सुरक्षा होती है। क्लियर हो गया? इसमें संपूर्ण मानवता की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। दो पक्ष होती है, एक तो विश्व सुरक्षा और एक मानवीय सुरक्षा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, सुरक्षा के खतरे। नए खतरे कौन से हैं आप पारंपरिक धारणा के? पहला है वैश्विक निर्धनता, ठीक है, वैश्विक गरीबी, आर्थिक असमानता, ठीक है, अनइक्वलिटी, इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी, प्रदूषण का बढ़ना, ठीक है, महामारियां का बढ़ना, ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, मानव अधिकारों का हनन होना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी, आप्रवासी विस्थापन, लोगों की समस्या वर्तमान में देशों के मध्य आ रही है, देशों के मध्य आतंकवाद की समस्या का बढ़ना। ठीक है, ये सब खतरे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इन सब खतरों को हमने क्या कर रखा है, समझा रखा है आपको सामने नीचे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी आतंकवाद, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको सेल पे तैयार करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से तैयार करना है, ये हमने समझा दिया है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको तैयार करो। ठीक है, एक पॉइंट हमने समझाने की कोशिश करी है आतंकवाद, यह सुरक्षा के लिए अपारंपरिक खतरे का एक श्रेणी में आता है। ठीक है, ये सरकारी लाइन है, ये सरकारी लाइन आप सब में लिखो दबा के। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो विश्व स्तर पर आतंकवाद घटनाओं का सामना किया जा रहा है, जैसे कि विमान अपहरण, यानी कि हाईजैक कर लेना, भीड़ भाड़ भरी जगहों पर बम लगा देना, ठीक है, और लोगों में आतंक भय जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना और आशंकाओं को पूरा करना। ठीक है, जैसे कि 9/11 घटना या 9/11 घटना वाली याद आ रही है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। क्लियर हो गया? ये एक समझाने की कोशिश करी, इसी प्रकार से आपको ये सब करना है। क्लियर हो गया? चलो शक्ति संतुलन को अलग से देख लेते हैं। किसी देश को इतना सबल या ताकतवर नहीं बनने देना कि जाए कि दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। ठीक है, क्या मतलब किसी देश को इतना पावरफुल नहीं बनने देना ताकि दूसरे के ऊपर वो खतरा बन जाए, यही शक्ति संतुलन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। शक्ति संतुलन बनाने के दो उपाय क्या है? हमने आपके सामने कितने साधन दे रखे हैं शक्ति संतुलन बनाने के लिए। हस्तक्षेप, किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ठीक है, गठबंधन,
समझौता करना, दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के साथ मिलकर काम करना। निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण करना, ठीक है। और मुआवजा क्षतिपूर्ति करना, जिसे नुकसान हुआ उसे क्षतिपूर्ति करना, नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। संतुलनधारी राज्य बनाना, कमजोर राष्ट्र के साथ देना, ठीक है। और बफर राज्य, कमजोर राज्यों के प्रतिनिधि देशों के बीच में स्थिति पैदा करना, ठीक है। फूट डालो राज करो, शत्रु को कमजोर करने के लिए एक तरीका ढूंढना। ये सब क्या है, शक्ति संतुलन बनाने के साधन या तरीके आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। पहला है संस्थागत तरीके, संस्थागत सहयोग, इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेशंस। सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूएनओ, एनजीओ बनाना चाहिए, जैसे एमनेस्टी बनाया था मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए। बहुराष्ट्रीय व्यवसाय संगठन, जान मानी जानी मानी हस्तियों को शामिल करना चाहिए। क्लियर हो गया, ये तो हो गया संस्थागत सहयोग। अब है बल प्रयोग, अंतिम उपाय के तौर पर बल का प्रयोग करना चाहिए जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए, ठीक है। विभिन्न देशों के मध्य सहयोग, विभिन्न देशों की द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप सुरक्षा की नीति के लिए दो घटक बताइए। भारतीय सुरक्षा की नीति के कोई दो घटक बताइए। परमाणु परीक्षण कब किया गया था, लगातार सवाल पूछ रहा है, चलो देख लेते हैं। भारत की सुरक्षा की रणनीति, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। सैन्य ताकत को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ठीक है। परमाणु हथियार बनाना चाहिए और हमें नए नए परीक्षण करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने 1974 और 1998 में किया था पोखरण में, याद आ रहा होगा, ठीक है। देश की आंतरिक सुरक्षाओं से निपटना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से क्या करना चाहिए, निपटना चाहिए। देश के अंदर ही उग्रवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद ऐसी जैसी समस्याएं क्या हो रही है, उभर रही है वर्तमान में, इनसे क्या होना चाहिए, निपटना चाहिए, इनको कम करना चाहिए। देश की आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे गरीबी को कम करना चाहिए, आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए। क्लियर हो गया। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी मजबूत करना चाहिए, इनमें क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इनको इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। क्लियर हो गया, ये क्या थी, भारत की सुरक्षा की रणनीतियां। क्लियर हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना है और साथ में लेक्चर अच्छे से देखते रहना है। बार बार देखोगे तो चीजें ढंग से याद होगी, ठीक है। और जैसे लेक्चर हमारा खत्म हो गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों की क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सुरक्षा का खतरा, आज सुरक्षा क्या है हो जाएगा, सुरक्षा के पारंपरिक और पारंपरिक अंतर क्या हो जाएगा, परंपरागत सुरक्षा कितने प्रकार की थी ये भी, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश कैसे कायम करता है, बिल्कुल साधन बताए थे इसके। सैन्य संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी, परमाणु अपर्सा संधि कब हुई थी, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, क्योटो प्रोटोकॉल की स्पष्ट कीजिए। अब ये नहीं है, अब ये आपके लिए लॉजिकल सवाल है। अपरंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से समझाइए, सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा के दो पक्ष कौन से हैं, एनपीटी का पूरा नाम लिखिए, अवरोध नीति क्या है, निशस्त्र से निशस्त्र से आप क्या समझते हैं, अप्रवासी और शरणार्थियों में अंतर क्या होता है, शक्ति संतुलन के कैसे बनाए रखते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और देखो, प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप पीवाई को देखोगे तो इजिली सारी चीजें सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स पढ़ना है, पीवाई क्यू देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। और कई बार बोल दिया, रिवीजन बढ़ाओगे तो स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। आगे और तब पढ़ते रहिए, चल रहिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, यकीन मानिए सारी चीजें कवर हो जाएगी। अगर आपने नोट्स को ढंग से याद करके गए हो ना, तो काम आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चल रहिए, बाय बाय।